Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ ये है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इसकी स्टोरी आज मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ जो इसकी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं प्लेस की वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। ये जो स्टोरी है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा ये एक ट्रेजेडी है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी है। और इस प्ले की बात करें तो दोस्तों इस प्ले को सबसे पहले जो परफॉर्म किया गया था वो 1607 में। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इस प्ले को सबसे पहले परफॉर्म कब किया गया था। 1607 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? बाय द किंग्स मैन। और कहाँ पर? ब्लैक फ्रायर थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसको ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया था। ये थोड़ा एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है, लेकिन ब्लैक फ्रायर थिएटर में इसको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि 1607 में सबसे पहले इसको किंग्स मैन के द्वारा ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में इसका परफॉर्मेंस किया गया था। अब बात हम करें ये पब्लिश कब हुआ था, तो ये जो इनका फर्स्ट फोलियो था 1623 उसमें ये प्रिंटेड फॉर्म में ये पब्लिश हुआ था। और इसका जो टाइटल था वो था द ट्रेजेडीज ऑफ एंथोनी एंड क्लियोपेट्रा। लेटर इट बिकेम एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, बट इन इनिशियल स्टेज द टाइटल वाज एंथोनी एंड क्लियोपेट्रा, ANTHONIE, एंथोनी एंड क्लियोपेट्रा। दिस वाज द टाइटल ऑफ दिस प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का ये टाइटल था। क्या टाइटल था? द ट्रेजेडी ऑफ एंथोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो एक बार फिर से समझिए, ये एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की लिखी हुई एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1607 में किंग्स मैन के द्वारा ब्लैक फ्रायर थिएटर में। और ये भी कंसिडर किया जाता है कि इसको ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया था। और ये फर्स्ट प्रिंट के रूप में 1623 में द ट्रेजेडीज ऑफ एंथोनी एंड क्लियोपेट्रा के नाम से आया। ये जो इसका प्लॉट है, जो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का प्लॉट है, ये थॉमस नॉर्थ के ट्रांसलेशन है जिसको प्लूटार्क लाइफ्स के नाम से जाना जाता है, उस पर ये बेस्ड है। और ये जो स्टोरी है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, दिस इज द स्टोरी ऑफ लव एंड लस्ट। ये प्रेम और लस्ट की कहानी है। तो ये स्टोरी आपको कनेक्ट करेगी कहीं ना कहीं जूलियस सीजर से। आप ये भी मान सकते हैं कि जूलियस सीजर के आगे का पार्ट है, सेकंड पार्ट है उसको कह सकते हैं। जूलियस सीजर के आगे की कहानी है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा क्योंकि आपको पता है कि जब सीजर तो ऑलरेडी मर चुका था, उसमें जो जूलियस सीजर था, लेकिन सीजर मरकर भी जीत गया था। मरने के बाद में सीजर किसके रूप में जीता? एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस। These three were known as ट्रिमवीर्स। इनको ट्रिमवीर्स के नाम से जाना गया था। ट्रिमवीर्स जो सूरवीर थे, जो वहाँ के स्ट्रॉन्ग लेजेंड्स थे, उनको ट्रिमवीर्स के नाम से जाना गया। एक उपाधि थी जो दी जाती है। तो यहाँ पर भी हमें वो ट्रिमवीर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन? नंबर 1 मार्क एंटोनी, नंबर 2 ऑक्टेवियस सीजर जो कि एक अडॉप्टेड सन था किसका? जूलियस सीजर का। और इसके अलावा लेपिडस। ये तीन जो हैं ये ट्रिमवीर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के लव, सेक्स और लस्ट को लेकर ये स्टोरी है कि किस तरह से लस्ट और सेक्स की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक ट्रेजेडी का रूप ले लेती है। क्योंकि जब इंसान आपको पता है कि किसी भी नेगेटिव वे में, किसी नेगेटिव पाथ पर चलेगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको उसकी प्रोग्रेस से रोक सकती होगी, तो वो उसमें ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाता है जब व्यक्ति, तो उसका पतन फिर होना निश्चित है। ऐसे ही यहाँ पर जो एक सेक्सुअल इंटीमेसी विद क्लियोपेट्रा, और क्लियोपेट्रा का भी एक अटैचमेंट, इंटीमेसी विद ऑक्टेवियस सीजर, वो हमें यहाँ पर एंटोनी, ये वो हमें यहाँ पर देखना को मिलेगा। और क्लियोपेट्रा के कैरेक्टर की बात करें तो क्लियोपेट्रा के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्रीवियस सीजर से भी क्लियोपेट्रा के संबंध थे।
और भी बहुत सारे रिलेशंस क्लियोपेट्रा के रहे जो सेक्सुअल रिलेशंस थे, लेकिन क्लियोपेट्रा वॉज डीपली इन लव विद एंटोनी, क्योंकि क्लियोपेट्रा को लेकिन प्यार किससे हुआ, वो बहुत ज़्यादा प्यार उसको हुआ वो एंटोनी से हुआ। अब स्टोरी सुनने के बाद में आपको ये खुद डिसाइड करना है कि वेदर इट वॉज ट्रू और जस्ट मेयरली बेस्ड ऑन लस्ट, सेक्स एंड लस्ट। अगर जो हम ये कहें कि भाई सेक्स और लस्ट पर ये आधारित है उसका प्रेम, तो जो चीज़ आपको स्टोरी में देखने को मिलेगी उसे देखने से आपको नहीं लगेगा कि ये ऐसा है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो इसको करती हैं, लेकिन इन केस ऑफ ट्रू लव देयर आर सम साइंस, सो दोस कैन बी फाइंड इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। सो सबसे पहले कैरेक्टर समझिए कि कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी की बात करें तो ये रोमन जनरल है और ये जो 3 लीडर्स हैं जिनको ट्रिमवीर्स के नाम से जाना जाता है उनका पार्ट है, और उन तीनों का जो एक साथ वो जो अपने शासन को ये चला रहे थे, इन तीनों का पार्ट है। ये कौन कौन वो तीनों हैं? मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस, ये हैं। इसके बाद ऑक्टेवियस सीजर जो कि जूलियस सीजर का एडॉप्टेड सन है, उसका भतीजा कहा जाता है सीजर का, बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट ही इज़ द एडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर। सो ऑक्टेवियस सीजर इसमें आपको देखने को मिलेगा, एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिमवीर्स। इसके बाद लेपिडस, लेपिडस भी एक ट्रिमवीर है और ही इज़ क्वाइट क्लोजर टू एंटोनी। क्लियोपेट्रा द क्वीन ऑफ इजिप्ट, क्लियोपेट्रा कहाँ की महारानी है? इजिप्ट की महारानी है क्लियोपेट्रा। इसके बाद सेक्सटस पोम्पे, इसमें मेन कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। ये जो ट्रिमवीर्स हैं, ये जो 3 शूरवीर हैं, इनका सबसे बड़ा दुश्मन सीजर का, आपको पता है कि सीजर का दुश्मन पोम्पे था, यहाँ पर सेक्सटस पोम्पे हमें देखने को मिलता है। तो ये एक रिबेल है किसके खिलाफ? अगेंस्ट ट्रिमवीर्स। ये क्लियर हुआ। इसके बाद डेमेट्रियस, फिलो, डोमिटियस, एनोबार्बस, वेंटिडियस, सिलस, इरोस, कैनिडस, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसको जो एंटोनी को फेवर करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लियोपेट्रा की। क्लियोपेट्रा जैसे कि मैंने आपको बताया मिस्र की महारानी है। उनकी एक मेड है जिसका नाम है चार्मियन। मेड जो है ये इम्पोर्टेंट रोल है मेड का भी, चार्मियन। इसके बाद एरस, ये भी मेड है। एलेक्सास, मार्डिन, मार्डिन एक यूनक है। यूनक आप जानते ही होंगे कि नीदर मेल नोर फीमेल, तो वो यूनक है। डायमेटिस एक ट्रेजरर है और सेलिकस अटेंडेंट है। इसके अलावा इसमें आपको क्लॉन देखने को मिलेगा, बॉय देखने को मिलेगा, सेंट्री, सूथसेयर, ऑफिसर्स, सोल्जर्स, ये भी कैरेक्टर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। सो दीज आर सम मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में। सबसे पहले जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है वो एंटोनी का कैरेक्टर। एंटोनी जिसके नाम पर ही ये प्ले है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। जो टाइटल है प्ले का आपने देखा होगा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा ये टाइटल है, और ये किसके नाम पर है? एंटोनी के नाम पर है, क्लियोपेट्रा के नाम पर है। सो दिस इज द लव स्टोरी बिटवीन टू, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ये एंटोनी और क्लियोपेट्रा की प्रेम कहानी है जो प्ले है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। और इसके अलावा जो मेजर हैं, ऑक्टेवियस सीजर को आपको समझना होगा, आपको लेपिडस का जो रोल है उसको समझना होगा। अब सबसे पहले मैं आपको नटशेल में एक स्टोरी इसकी बता दूं, फिर इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की तरफ भी हम चलेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी समझिए कि स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है। जैसे कि आपको पता है कि जूलियस सीजर की जब डेथ हो जाती है तो जो एम्पायर है उसको रूल किया जाता है 3 पर्सन्स के द्वारा। उनमें 3 पर्सन्स कौन कौन से हैं? मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस। ये 3 कैरेक्टर्स हैं जिनके द्वारा इसको लीड किया जाता है, उस एम्पायर को, जो कि रोमन एम्पायर है। अब
एंटोनी जो कि अपने आप में बहुत वीर है, उसके अंदर बहुत ताकत है एंटोनी के अंदर, लेकिन ये जो एंटोनी है ये अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भूल चुका है, उनको भूल चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो इंसान भोग विलासी हो जाता है वो अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको भूलने लगता है, तो ऐसा ही एंटोनी के साथ हुआ। एंटोनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी रोम के प्रति वो उनको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, और वो कहाँ रहने लगता है, वो इजिप्ट में रहना चालू कर देता है। अब इजिप्ट की महारानी है जिनका नाम है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा से इसको प्यार हो जाता है, जो एंटोनी है एंटोनी को प्यार हो जाता है किसके साथ, क्लियोपेट्रा के साथ। दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, और वो अब क्लियोपेट्रा से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता है, वो उसमें बैडली इन्वॉल्व रहता है इन दी सेक्सुअल रिलेशंस विद क्लियोपेट्रा। और जब ऐसा होता है तो एंटोनी को एक न्यूज़ मिलती है, जो कि इजिप्ट में एंटोनी के पास एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ ये आती है कि एंटोनी की जो पहली पत्नी है जिसका नाम है फुलविया याद रख लेना, फुलविया एंटोनी की जो प्रीवियस वाइफ है उसके लिए कहा गया है। तो एंटोनी की जो पत्नी है फुलविया, उसकी डेथ हो चुकी होती है, और दूसरी तरफ उसको ये भी समाचार दिया जाता है कि जो सेक्सटस पॉम्पे आप जानते हैं कि रोम का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो पॉम्पे जो था वो रोम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा हुआ था, मतलब वो पूरी तैयारी कर रहा था रोम से लड़ने की। और उधर ऑक्टेवियस और लिपिडस इस चीज़ से बड़े चिंतित थे कि हमारा जो शूरवीर है एंटोनी, वो तो महारानी क्लियोपेट्रा के साथ बिजी है, वो तो ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहा है। और उधर उनको डर लग रहा था क्योंकि पॉम्पे की जो ताकत थी ना वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अब एंटोनी को ये समाचार मिलता है, एंटोनी का मन तो नहीं होता जाने का, लेकिन एंटोनी जो है वो रोम के प्रति अपना कर्तव्य देखते हुए, जब उसको ये सारी चीज़ कही जाती है, एक तरह से ये सब कुछ लेटर में लिखा जाता है, तो वो वापस लौट आता है, रोम आ जाता है। अब जब एंटोनी रोम आता है तो उस समय ऑक्टेवियस सीजर जो है, ऑक्टेवियस सीजर उसको क्रिटिसाइज करता है। ऑक्टेवियस सीजर क्रिटिसाइज करता है किसको, एंटोनी को क्रिटिसाइज करता है। और क्या कहता है एंटोनी से, एंटोनी से ये कहता है कि तुम्हारी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या, तुम सब कुछ भूले बैठे हो, किसके लिए, केवल एक स्त्री के प्रेम में, एक स्त्री के प्रेम रिलेशन में तुम ये सारी चीजें भूले हुए हो जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये बात इतनी बढ़ती है कि इन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, ऑक्टेवियस सीजर में और एंटोनी में। अब कड़वाहट तो देखो यहीं से चालू हो जाती है तीन दोस्तों के बीच में, तो यहां पर जो है इनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। अब इसी बीच में लेपिडस आता है, भाई तीनों भाई आपस में मिले हुए थे, तो लेपिडस जो आता है जब दोनों ये लड़ रहे होते हैं तो लेपिडस दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, और वो इस बात को कहता है भाई जब हम आपस में ही लड़ेंगे तो दुश्मन तो हमारा फायदा उठाएगा ही, दुश्मन तो हमें खत्म कर ही देगा। तो अगर हमें दुश्मन को हराना है तो हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। किसके लिए, दुश्मन को हराने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। वो ये बात लेपिडस जो है वो किससे कहता है, लेपिडस इस बात को एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर से कहता है। उधर ऑक्टेवियस सीजर कहता है ये एंटोनी हमारा साथ देगा, ये बिल्कुल नहीं देगा। क्यों, इसके दिमाग में, इसकी आंखों में, इसकी नस नस में तो कौन बैठी हुई है, क्लियोपेट्रा बैठी हुई है, ये तो केवल क्लियोपेट्रा का साथ देगा, हमारा साथ नहीं देगा। तो उस समय जो लेपिडस होता है वो ऑक्टेवियस सीजर को समझाता हुआ ये कहता है कि भाई थोड़ा समझने की कोशिश करो, एंटोनी हमारा साथी है और हमारा साथ जरूर देगा और हमारे साथ ही रहेगा। और तो ऑक्टेवियस को अभी भी विश्वास नहीं होता, तो ऑक्टेवियस एक बात रखता है, भाई मैं चलो मान लूंगा कि ये हमारा साथ देगा, लेकिन ये मेरी एक बात माने। ऑक्टेवियस की मतलब ये एक चाल चलता है, ये हम कह सकते हैं। ऑक्टेवियस क्या चाल चलता है, ऑक्टेवियस ये चाल चलता है कि वो एंटोनी को अपने साथ करने के लिए, और जिससे वो रोम में रुक सके इसलिए, और जिससे उसको जो लव एंड सेक्स की उसकी जो एक लस्ट है वो उसकी शांत हो सके, उस चीज के लिए वो अपनी बहन ऑक्टेविया से उसकी शादी कराने का के लिए प्रस्ताव उसके समक्ष रखता है कि वो
उसकी शादी ऑक्टेविया से कराना चाहते, क्योंकि उसको पता था कि एंटोनी जो है वो किस में डूबा हुआ है, वो भोग विलास में डूबा हुआ है। उसको किसकी जरूरत है, उसको लव और सेक्सुअल टर्म्स की जरूरत है। तो उस चीज के लिए वो चाहता है कि उसको एक सेटिस्फेक्शन यहां पर ही मिल जाएगा। तो इस वजह से वो अपनी बहन ऑक्टेविया से उसकी शादी कराना चाहता है। वो कहता है कि अगर जो तुम उससे शादी कर लो तो ठीक है, मैं एंटोनी के साथ देने के लिए तैयार हूं, एंटोनी से नहीं लड़ूंगा। एंटोनी के सामने ये बात रखी जाती है और एंटोनी जो है उससे शादी के लिए मान जाता है। अब जो एनोबार्बस जो कि एंटोनी का एक क्लोज फ्रेंड है, एनोबार्बस को उसकी नस नस का पता है एंटोनी की, कि वो क्लियोपेट्रा से कितना जुड़ा हुआ है, क्लियोपेट्रा से उसका कितना अटैचमेंट है, कितना डीप अटैचमेंट है, वो उसको सब पता है। तो वो उससे ये कहता है, भाई तुम अपने मन मन में ही सोचता है वो आखिर इस बात को, कि ये अगर जो शादी कर भी लेगा ना ऑक्टेविया से, इसकी शादी हो भी जाएगी, ऑक्टेवियस सीजर की बहन ऑक्टेविया है, ऑक्टेविया से शादी हो भी जाएगी, तो भी ये क्लियोपेट्रा के पास ही जाएगा, क्लियोपेट्रा से अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना डीप बॉन्ड में है क्लियोपेट्रा के साथ। अब एंटोनी और ऑक्टेविया की शादी हो जाती है। उधर जो इजिप्ट का दृश्य आता है, मिस्र में क्लियोपेट्रा को एंटोनी और ऑक्टेविया की शादी की खबर मिलती है। वो दोस्तों एक गाना सुना आपने, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो कुछ ऐसा ही क्लियोपेट्रा के साथ हुआ होगा। तो क्लियोपेट्रा को जब उसकी शादी की खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी भी होती है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। लेकिन जब उसको ये बात पता चलती है कि ऑक्टेवियस दिखने में सुंदर नहीं है और क्लियोपेट्रा तो बहुत सुंदर थी, तो उसको ये बात पता चलती कि ऑक्टेविया जो है वो दिखने में कैसी नहीं है, वो दिखने में सुंदर नहीं है। तो इस बात को सुनकर उसको सेटिस्फैक्शन सा होता है और उसको लगता है कि जब वो सुंदर नहीं है और इतनी मतलब इस तरह की नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, अपीलिंग नहीं है, तो उसको इस बात पर भरोसा होता है कि एंटोनी उसके पास जरूर दौड़ा हुआ आएगा, वो फिर से उसके पास आएगा। और अब रोम का फिर दृश्य आता है। रोम में ये तीनों व्यक्ति हैं, लेपिडस, एंटोनी एंड ऑक्टेवियस सीजर। ये तीनों जो हैं ये पोम्पे से मिलने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, तीनों जो है वो पोम्पे से मिलने के लिए डिसाइड करते हैं कि तीनों पोम्पे से मिलेंगे और एक ट्रीटाइज साइन करेंगे, मतलब एक समझौता उनके बीच में हो जाएगा। और इसके लिए पोम्पे जो है वो मानने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं शांति तो बहाल कर दूंगा, मैं शांति बनाए रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ पार्ट है रोम से, सिसिली और सर्डिनिया, ये पार्ट मुझे चाहिए। याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट की वो पोम्पे डिमांड करता है, तो योर आंसर विल बी सिसिली एंड सर्डिनिया। तो सिसिली और सर्डिनिया की वो डिमांड करता है। अब जो ट्रिमवीर्स हैं वो पोम्पे की इस मांग को मान लेते हैं और फिर सब लोग खुश होते हैं। फिर एक फीस्ट का आयोजन होता है, सारे के सारे पोम्पे भी उसमें होता है, सब लोग जो है वो सारे के सारे खुश होते हैं। इसी बीच में पोम्पे का एक जनरल होता है, वो उसको ये एडवाइस देता है कि इसी फीस्ट के दौरान ही उन तीनों को खत्म कर दें। अगर जो ऐसा करते हैं तो पोम्पे जो है वो पूरे रोमन एम्पायर का राजा बन जाएगा। और लेकिन पोम्पे कहता है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरी ग्लोरी में, इससे मेरे सम्मान में धब्बा लग जाएगा, कि स्पोर्ट लग जाएगा कि पोम्पे ने ऐसा किया। तो वो ऐसा करने के मतलब अगेंस्ट जाता है। और इसी बीच में एंटोनी और ऑक्टेविया जो है वो कहाँ जाते हैं, वो एथेंस में आ जाते हैं। अब इसी बीच में ऑक्टेवियस क्या करता है, ऑक्टेवियस देखो उसका जो ऑक्टेवियस आपने देखा होगा शुरू से ही एंटोनी के पहले वो लड़ रहा था। अब ऑक्टेवियस यहाँ पर भी एक चाल सी चल देता है, उसका जो इंटेंशन है वो चेंज हो जाता है, उसका कॉन्सेंस चेंज हो जाता है। और वो क्या करता है, वो लिपिडस को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है और लिपिडस के साथ मिलकर पोम्पे पर हमला कर देता है
और उसको हरा देता है। मतलब एंटोनी के बिना ही वो पोम्पे पर हमला करके उसको हरा देता है। और उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में भी एक चाल चलता है। उसके बाद में चाल क्या चलता है कि लिपिडस पर वो पूरे षड्यंत्र का आरोप लगा देता है और उसको एक तरह से अरेस्ट कर लिया जाता है, बेचारा लिपिडस भी। अब एंटोनी को ये बात पहुंचती है। एंटोनी को ऑक्टेवियस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात को सुनकर कि भाई ऑक्टेवियस से ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा उसने किया। और इस वजह से वो एंटोनी जो है और ऑक्टेवियस से मतलब उसका अटैचमेंट जो है ना और ज़्यादा बिटर हो जाता है और ज़्यादा कड़वा हो जाता है यहाँ पर। और उसको ये लगता है एंटोनी को कि ऑक्टेवियस जो है, ऑक्टेवियस ग्रेडी हो चुका है। ऑक्टेवियस को पूरी सत्ता का लालच है और वो खुद को राजा बनाना चाहता है। इसी बीच में एंटोनी डिसाइड करता है कि वो उससे बदला जरूर लेगा। लेकिन जो ऑक्टेविया होती है, ऑक्टेविया यानी कि ऑक्टेवियस सीजर की जो बहन होती है, वो एंटोनी से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके भाई ऑक्टेवियस सीजर को कुछ ना कहे और वो तीनों से ये चाहती कि तीनों खुशी खुशी शांति से रहें। अब इस बीच में एंटोनी जो है, क्योंकि वो गुस्से में तो भरा हुआ ही था, तो वो क्या करता है, ऑक्टेविया को रोम वापस भेज देता है और उससे ये कहता है कि जाकर ऑक्टेवियस को अच्छी तरह से समझा देना। और खुद कहां चला जाता है, खुद उसे फिर एक मौका मिल जाता है किसके पास जाने का, खुद चला जाता है वो इजिप्ट। और किसके पास चला जाता है इजिप्ट में, इजिप्ट में जाता है वो महारानी क्लियोपेट्रा के पास में। तो वो क्लियोपेट्रा के पास फिर से इजिप्ट में पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ अब उसको ऑक्टेवियस जो है, क्योंकि उसने एक तरह से उसके साथ डिसीव किया, विश्वासघात किया, तो ऑक्टेवियस से वो लड़ाई करने की, युद्ध करने की ठान लेता है और वहां पर जाकर इजिप्ट की सेना के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाने लगता है, अपनी एक सेना तैयार करने लगता है जिससे वो किसके खिलाफ लड़ेगा, ऑक्टेवियस के खिलाफ लड़ेगा। अब उधर ऑक्टेवियस के पास जब ऑक्टेविया को भेज दिया जाता है एंटोनी के द्वारा, तो उसको लगता है कि उसने उसकी बहन के साथ एक तरह से डिसीव किया, उसको धोखा दिया है और वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। और उधर ऑक्टेवियस समुद्र का रास्ता चूज करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस रास्ते से वो युद्ध करने के लिए आता है ऑक्टेवियस सीजर। तो किससे युद्ध करने के लिए, अपने दोस्त से युद्ध करने के लिए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो ऑक्टेवियस सीजर जो है वो अपने दोस्त, अपने साथी ट्रेमवीर एंटोनी से युद्ध करने के लिए समुद्र के रास्ते से आता है। और उधर क्लियोपेट्रा जो कि एंटोनी का एक सेकंड हैंड है, वो एंटोनी का साथ देने का उसको वो देती है कि भरोसा देती कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और वो पूरी कमान युद्ध में अपने हाथों में ले लेती है। और दोनों जो सेनाएं हैं उनका युद्ध स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऑक्टेवियस सीजर की जो सेना थी ना, रोम की जो, भाई आप जानते हैं रोम की जो सेना थी वो बहुत विशाल थी। उसको देखकर, उस सेना को देखकर क्लियोपेट्रा बहुत बुरी तरह डर जाती है और वो अपनी फ्लीट को, अपनी टुकड़ी को पीछे ले जाने का निश्चय करती है कि अब वो वहां से लौट लेगी। अब बेचारा एंटोनी करे तो क्या करे भाई, एंटोनी तो उस औरत के सहारे बैठा हुआ था ना, और उस औरत ने उसकी जो थी नाव डुबो दी एक तरह से, क्योंकि वो पीछे हट गई। अब एंटोनी को भी वापस जाना पड़ा। लेकिन वो क्लियोपेट्रा से कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, इससे क्या हुआ कि हमारे जो एक स्वाभिमान था उसको ठेस पहुंची है। और कोई वीर योद्धा जो है वो युद्ध से ऐसे पीछे नहीं भागता है। तो क्लियोपेट्रा कहती है कि मैं जीतने के लिए बनी हूं, मैं हारना नहीं चाहती, क्योंकि क्लियोपेट्रा किसी भी चीज को लॉस नहीं करना चाहती थी। ना वो अपनी सत्ता को लॉस करना चाहती थी, ना वो एंटोनी को लॉस करना चाहती थी, किसी को लॉस नहीं करना चाहती थी। तो वो ये कहती है कि मैं हारने के लिए नहीं बनी हूं, मैं जीतने के लिए बनी हूं और एक नई रणनीति तैयार करूंगी जिससे ऑक्टेवियस सीजर के खिलाफ आसानी से लड़ा जा सके। और इसके बाद में जो ऑक्टेवियस सीजर है वो दोबारा से उससे, मतलब जो क्लियोपेट्रा है वो दोबारा से सोचती कि उससे युद्ध लड़ा जाएगा। दोबारा से उससे युद्ध लड़ने के लिए वो एक तरह से तैयारी करती है। लेकिन
जो क्लियोपेट्रा है वो दूसरी बार में भी डर जाती है, दूसरी बार में भी इस चीज को डर जाती है। और उधर एक एक तरफ जो एंटोनी है, एंटोनी की खबर उसको ये मिलती है कि एंटोनी मारा गया है, एंटोनी मारा गया है। तो यहाँ पर जब एनोबार्बस को ये इस खबर ये मिलती है कि एंटोनी जो है वो मारा गया है, तो वो क्या करता है, एनोबार्बस कौन था, वो एंटोनी का दोस्त था। वो किसके साथ मिल जाता है, वो मिल जाता है ऑक्टेवियस सीजर के साथ, ऑक्टेवियस सीजर के साथ वो मिल जाता है। और उस बीच में जब वो ऑक्टेवियस सीजर के साथ मिल जाता है तो फिर क्या होता है, उसके बाद में एंटोनी के बारे में पता चलता है कि एंटोनी तो जीवित था, एंटोनी जीवित था, एंटोनी मरा नहीं था। और क्लियोपेट्रा का मैंने आपको बताया, क्लियोपेट्रा जब दोबारा से आती है और दोबारा से उसको डर लगने लगता है कि वो, उसको लगता है कि वो नहीं जीत पाएगी उससे, तो वो दोबारा से वहां से लौटने लगती है। लेकिन एंटोनी को इस बार लगता है कि इस बार क्लियोपेट्रा ने उसको बहुत धोखा दिया, क्योंकि वो समझा कर लाया था कि हमें लड़ना है, किसके खिलाफ लड़ना है, ऑक्टेवियस सीजर के खिलाफ हमें लड़ना है। लेकिन क्लियोपेट्रा ने क्या किया, क्लियोपेट्रा ने तो फिर से धोखा दे दिया, वो तो फिर से पीछे हट गई। तो अब वो एक कसम खाता है कि मैं क्लियोपेट्रा का अंत करके रहूंगा। वो एंटोनी जो क्लियोपेट्रा के प्यार में डूबा हुआ था, वो एंटोनी जो क्लियोपेट्रा के लव एंड लस्ट में डूबा हुआ था, वो ये कसम खाता है कि वो उसको मार डालेगा, क्योंकि क्लियोपेट्रा ने क्या किया था, क्लियोपेट्रा पीछे हट गई थी और दोबारा पीछे हट गई थी। अब क्लियोपेट्रा को डर लगता है कि कहीं जो है एंटोनी उसका खात्मा ना कर दे, या फिर दूसरी तरफ ऑक्टेवियस सीजर से भी डरी हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा वो एंटोनी से डरी हुई थी। तो वो एक किले के अंदर जाकर छुप जाती है, एक मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर छुप जाती है, और वो एक संदेश एंटोनी को ये भिजवाती है कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली है। अब जब ये बात, उसके मरने की खबर मिलती है एंटोनी को, तो एंटोनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और वो अपने सैनिकों से कहता है, अपने एक सोल्जर से कहता है कि वो उसको मार दे। लेकिन उसका सोल्जर ऐसा नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं अपने राजा को मारूंगा, अपने स्वामी को मारूंगा, इससे बेटर है कि मैं खुद को मार लूं। और वो खुद को ही खत्म कर लेता है। और उसके बाद एंटोनी खुद ही अपनी तलवार से खुद को, मतलब खुद पर अटैक कर देता है। और तभी जो सोल्जर होता है उसको वहां पर ले जाते हैं जहां पर क्लियोपेट्रा थी, उसके मॉन्यूमेंट में ले जाते हैं। और वहां पर वो क्लियोपेट्रा को देखता है। क्लियोपेट्रा उस समय जीवित होती है, उससे माफी मांगती है, और मरने से पहले दोनों कुछ एक पल एक साथ रहते हैं। उधर ऑक्टेवियस सीजर क्या करता है, ऑक्टेवियस सीजर वहां पर पहुंच जाता है उन दोनों प्रेमियों के बीच में, और क्लियोपेट्रा को वो अरेस्ट कर लेता है, बंदी बना लेता है। और वो ये कहता है कि क्लियोपेट्रा को अपनी विक्ट्री के साइन के रूप में वो कहां लेकर जाएगा, रोम में लेकर जाएगा, और उस सबको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो रोम की पावर है और ऑक्टेवियस सीजर की पावर है, वो उसका जो है उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है वहां पर रोम की जनता के सामने। अब क्लियोपेट्रा ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो क्लियोपेट्रा क्या करती है, क्लियोपेट्रा खुद अपने कमरे में खुद को जो पॉइजनिंग स्नेक्स होते हैं, जो जहरीले सांप होते हैं, उनसे ढसवा लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का जब क्रिमेशन किया जाता है, तो उनको बराबर बराबर में, जैसे रोमियो जूलियट थे उसी तरह से एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को भी बराबर में जगह दी जाती है, और दोनों एक साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब बात हम करेंगे इंपॉर्टेंट लाइंस की, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इस प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। तो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए मैं आपको एक दूसरी वीडियो सेंड कर रहा हूं, उससे आपको इंपॉर्टेंट लाइंस तैयार करनी है। और ये जो स्टोरी वाली वीडियो आपको मिली, इससे पूरी स्टोरी आपकी तैयार हो चुकी होगी। और इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।